बच्चों, ये पाठ सांवले सपनों की याद का प्रश्नोत्तर है। इसे आप लोग देखेंगे और इसे अपनी कॉपी पर नोट करके 5 से 6 के बीच में इसे चेक करने के लिए आप लोग भेज दीजिएगा। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? तो इसका उत्तर है कि एक बार बचपन में सालिम अली मामा की दी हुई एयरगन से खेल रहे थे। उसी एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। सालिम गौरैया के विषय में जानना चाहते थे, तब मामा ने उन्हें नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS जाकर गौरैया की पूरी जानकारी प्राप्त करने को कहा। वहां जाने के बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। अगला क्वेश्चन है कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? तो उत्तर है कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली में पर्यावरण संबंधी खतरों की बात उठाई होगी और उससे होने वाली क्षति से अवगत कराया होगा कि मतलब भविष्य में उससे क्या खतरा हो सकता है, उससे उन्हें अवगत कराया होगा। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों का खतरा मंडरा रहा था, जिससे वहाँ का जो पर्यावरण है वो दूषित हो सकता था। दोनों जमीन से जुड़े इंसान थे, उन्हें वातावरण की सुरक्षा का पूरा ध्यान था और पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सालिम अली की चिंता देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? तो लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ प्रसन्न रहते थे। उनकी इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। आज से स्पष्ट कीजिए, वह लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। मतलब वह जैसे लॉरेंस थे वैसे ही सालिम अली नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय है कि अंग्रेजी के कवि लॉरेंस प्रकृति प्रेमी सरल स्वभाव के थे और प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। उनका अधिकांश समय प्रकृति के सानिध्य में यानी निकट में बीतता था और उन्हीं के भांति सालिम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे। सालिम अली का व्यक्तित्व भी प्रकृति की तरह सहज, सरल और निश्चल हो चुका था। अगला क्वेश्चन, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? तो लेखक कहना चाहता है कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा प्रकृति प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल भी दे तो वह पक्षी फिर जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपनी ही धड़कन से उपजे थे। आशय यह है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता है। सालिम अली जैसा पक्षी प्रेमी प्रयासपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, वह मौलिक थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। अब टापू का मीनिंग बताया गया था कि सीमित होना, तो वो सीमित नहीं थे। उनकी जो खोज थी वो सीमित नहीं थी किसी एक प्रांत या एक जगह पर वो खोज नहीं करते थे, बल्कि जगह जगह पे जाके करते थे। तो सालिम अली प्रकृति के संसार में नई खोज करने के लिए निकले थे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक है, जबकि सागर की कोई सीमा नहीं होती है। उसी प्रकार सालिम अली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे और अंतिम समय में उनके गले में पड़े दूरबीन उनके शौक के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित। पहला क्या है कि लेखक ने इस पाठ में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। इस पाठ में अब मिश्रित शब्दावली, कहीं हिंदी के वर्ड आए हैं तो कहीं अंग्रेजी वर्ड आए हैं तो कहीं अरबी के वर्ड आए हैं। तो लेखक ने इस पाठ में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। इस पाठ में उर्दू, तद्भव और संस्कृत शब्दों का मिश्रण है। दूसरा है कि इनकी शैली जो है वो चित्रात्मक है।
पाठ पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आते हैं। जैसे जैसे हम लोग पाठ को पढ़ते जाते हैं वैसा जो जो बातें कही जाती हैं तो ऐसा लगता है कि वो चित्र हमारे सामने हो रहा हो, हमारे सामने वो सारे दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कलात्मकता उनके हर वाक्य में है। वह सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि जटिल वाक्यों का प्रयोग करते हैं। चौथा, भाषा शैली की जो विशेषता है वो अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने में लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग किया है। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग किया है। अगला जो है वो जाविर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उपमा रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है कि सालिम अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। अनन्य मतलब कि उनके जैसा प्रकृति प्रेमी और कोई दूसरा नहीं था और प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। इसलिए कहा गया था कि अंत समय तक वो उसी खोजबीन में लगे रहे। लेखक के शब्दों में उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। उनका स्वभाव कैसा था? भ्रमणशील था और लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वह सरल सीधे और स्पष्टवादी थे। वह बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे, मतलब किसी प्रकार का सम्मान पाने के बाद भी उनके अंदर किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं आया था, किसी प्रकार का उनके अंदर कोई दिखावापन नहीं था। जीवन के अंतिम समय तक कोई पूर्ण निष्ठा से अपनी खोज में लगे रहे। अगला क्वेश्चन है कि सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए, जब पाठ परिचय हमने पढ़ाया था तो उसी वक्त क्लियर कर दिया था कि वो जो पाठ परिचय का जो टॉपिक था वहीं से शीर्षक की जो सार्थकता है वो प्रकट हो रही थी उसमें। तो सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है और यह रचना लेखक जाविर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली के मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वह उनकी सुरक्षा और खोज के सपने में खोए रहे। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? तो देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। आप अपने मन से भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं या अपने मन से इसका आंसर दे सकते हैं। पहला, जैसे कि हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? देखिए, पेड़ जो होते हैं वर्षा करने में सहायक होते हैं, मिट्टी को बहने से रोकते हैं। तो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रहती हैं और उन्हें बहने से रोकती हैं, इस प्रकार से पर्यावरण को बचाती हैं। और दूसरा है कि वायु को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ों से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, जिससे कि हमारा जो वातावरण होता है वो शुद्ध होता है। तो इस तरीके से भी सहायक होते हैं। तीसरा है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करेंगे और ना के बराबर करें तो ज़्यादा अच्छा है। चौथा है कि जल प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए। पांचवा है कि फैक्ट्रियों से निकले दूषित पानी तथा कचरे का उचित तरीके से निपटारा करेंगे। छठवां है कि सामाजिक उत्सवों से उत्पन्न होने वाले तेज आवाज़ को रोककर हम ध्वनि प्रदूषण रोक सकते हैं। तो ये आपका प्रश्नोत्तर है, इसे आप लोग अपना कंप्लीट करके और सेंड करेंगे। कब? शाम को 5 और 6 के बीच में, यानी 1 घंटे का समय आपको दिया जा रहा है। उस समय आप लोग भेज के इसे चेक करवा लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।